हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गाइस। आईसीआर प्रैक्टिस सेट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे हम जो करने वाले हैं आज सोशल साइंस में, वो ख़त्म करने वाले हैं ज्योग्राफी। गाइस यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि आपकी एक ही क्लास में आज हम पूरी की पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे, 9th क्लास एनसीईआरटी की। ठीक है, ये एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरा बेस्ड रहेगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधारित हैं, क्योंकि सिलेबस में आपको यही दिया हुआ है। एक बार चेक कर लीजिएगा, तब जाके वीडियो देखिएगा अगर आपको डाउट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, इसको देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ले लेते हैं। तो कहा गया कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए एक स्थलीय भाग जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर स्थलीय भाग है, इस चारों तरफ से समुद्र से घिरा है तीन तरफ से, तो उसको क्या कहते हैं, उसको यहाँ पे कहते हैं प्रायद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कहा गया कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं। तो तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो गोवा की पश्चिमी तटीय पट्टी है ना, उसे कहा जाता है कोकड़। याद रखेंगे, कोकड़ के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कोरोमंडल, कोकड़ और मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है ना, उसको जाना जाता है महेंद्रगिरी के नाम से। किसको, महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट के सबसे सर्वोच्च शिखर की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने जो इंडिया है ना यहाँ पर, ठीक है, तो उस साइड की बात कर रहे हैं, पूर्वी की, ये वाला जो एरिया है पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कहता है कि भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। तो इसमें से एक स्थान है जो तीन सागर वहाँ पर मिल जाते हैं, वही एक स्थान है भारत का, तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जान देंगे, वो हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो तीन सागरों के मिलाप से बनता है, जहाँ पर वहाँ पर स्थित है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्ति से बना एक द्वीप किस नाम से जाना जाता है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप ही है। याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया कि दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है। तो जो दो नदियों के बीच बना भूभाग, मान लीजिए ये नदी बह रही है, ठीक है, तो इसके बीच का जो भूभाग है ना, ये वाला, तो इसको क्या कहा जाएगा। तो 7 का राइट आंसर जानते क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पर दोआब। उसको दोआब का क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे अब ये कहेंगे कि ये जो है आप जीके का पोर्शन करा रहे। भैया जीके और सोशल साइंस में कोई फ़र्क नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार उठा के। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो कहा गया कि हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है। अब हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला की बात कर लेते हैं। तो सभी को पता है, ये हो जाएगा एवरेस्ट। जो आपका एवरेस्ट है ये हो जाएगा, और इसको कहाँ पे, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में सागर माथा के नाम से, और बांग्लादेश में इसको कहा जाता है, क्या जानते हैं, याद माफ़ कीजिए, बांग्लादेश में जानते हैं, नेपाल में इसको माना जाता है सागर माथा के नाम से। ठीक है, ये नेपाल में ही स्थित है, इंडिया में नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देख। अब गाइस अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहते हैं कि भारत में हिमालय की सबसे सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है, अथवा भारत के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत के सबसे ऊंचे की बात करें तो नेपाल का, तभी हमने आपको बताया था, ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे, ये है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। तो गाइस अगला प्रश्न कहता है कि हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर भाग में स्थित है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। तो हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम शिवालिक नाम से जानते हैं। और जो हिमालय है ना, ये नवीन पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आता है, नवीन पर्वत श्रृंखला की श्रेणी में आता है। इसके स्थान पे क्या हुआ करता था, पहले टेथिस सागर हुआ करता था यहाँ पर, जहाँ पर ये पर्वत श्रृंखला है अपनी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कहा गया कि विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके कारण भाग अपेक्षाकृत समतल क्या कहलाता है। यानी कि विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल कहलाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, ये होते हैं पठार। याद रखेंगे, पर्वत इस तरीके के होते हैं, पठार जो होते हैं ऐसे होते हैं। ठीक, यानी कि ऊपर का भाग जो इनका फ्लैट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि संसार की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो संसार का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट, अभी हमने इसको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है। अरब सागर की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा द्वीप स्थित है, वो हो जाएगा यहाँ पर लक्षद्वीप। ठीक है, अरब सागर में स्थित है, यानी कि हमारे जो भारत की स्थिति है ना ये वाली, तो ये इस साइड में जो है अरब सागर है, तो यहीं पर आपका जो है वो लक्षद्वीप स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है। अब बादलों और वर्षा का राज्य किसे कहा जाता है ये याद रखेंगे, वो हो जाएगा यहाँ पर मेघालय। मेघालय क्यों कहा जाता है, देखिए वहाँ पर एक जगह है मासिनराम, वहाँ पर पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसकी वजह जानते हैं क्या है, वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। उन्हीं पहाड़ियों की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले प्रश्न की बात करिए तो कहता है कि किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी। अब किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी ये याद रखेंगे। अभी देखिए जब आप इस भूभाग के निर्माण पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अंगारा भूमि किसके उत्तर में थी, ये थी गोंडवाना में, याद रखें गोंडवाना में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अब ज्योग्राफी का ऐसा पार्ट है कि आपके एग्जाम में इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, श्योर हैं, लिख कर रख लीजिएगा। तो दोस्तों अगला जो चैप्टर हमारा है वो रहेगा यहाँ पर भारत की आकार और स्थिति, ठीक है। भारत की आकार और स्थिति, सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। अब जो कर्क रेखा है ना वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। एक ट्रिक होती है मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, ये देख लीजिए इस तरीके से टिक होती है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या आएगा, जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे हो गया गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इतने राज्यों से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती, इस ट्रिक को याद कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल है। तो गाइस प्रश्न संख्या 3 देख लेंगे। कहते हैं कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश के साथ छूती हैं। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा मैप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपकी माफ कीजिएगा जो नेपाल है ना वहाँ से आपको सारी की सारी सीमाएं मिलती हैं। नेपाल की जो सीमा है वो मिलती है आपके उत्तरांचल यानी कि जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सारी की सारी नेपाल से मिलती हैं इसकी सीमाएं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ग्रीष्म काल में अगर आप कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। अब कावरत्ती कहाँ पे पड़ता है याद रखेंगे, ये आपका लक्षद्वीप की राजधानी ही कावरत्ती है, याद रखेंगे। तो आप लक्षद्वीप अगर जाना चाहेंगे तो आप कावरत्ती में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कहा गया कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताएं वह कौन सा देश है अथवा इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले एक तो आपका भूटान हो गया, उसकी सीमा भारत के साथ लगती है, बांग्लादेश लगती है, नेपाल लगती है, लेकिन आपका जो ताजिकिस्तान है ना इसकी सीमा नहीं लगती है। बल्कि यहाँ पर अगर अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, अफगानिस्तान है जो उसकी सीमा भारत के साथ लगती है और ये सबसे छोटी सीमा साझा करता है अपने भारत के साथ अफगानिस्तान, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहा गया कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत देश जो है वह किस गोलार्ध में स्थित है, आप याद रखेंगे इसको। तो ये है पूरा, अगर विश्व की बात कर लेते हैं तो उसके परिप्रेक्ष्य में भारत हमारा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगले में कहता है कि भारत की जो मानक यामोत्तर कितने डिग्री को माना गया है। जो मानक यामोत्तर का मतलब है तो ग्रीनविच टाइम जो रेखा है ना वो कितने डिग्री को मानी गई है। तो ये तो सभी को पता है कि 82.5 डिग्री जो पूर्व की रेखा है ना, 82.5 डिग्री पूर्व की रेखा, इसको हमने माना है मानक यामोत्तर कितने डिग्री माना गया है, इतना माना गया है। अब देखिए आपका 10th लेवल का एग्जाम है तो इतना कठिन पेपर नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ हम करा रहे हैं यहाँ पर। तो 8 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहा गया कि भारतीय भूभाग का कुल लगभग क्षेत्रफल कितना है। तो टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये टोटल भारत की क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है, 32.8 लाख वर्ग क्षेत्रफल किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। अब कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है वो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका बेचारा बहुत छोटा देश है, आप सभी लोग जानते ही हैं। बाकी जो रसिया है ये सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद ब्राज़ील का, ऑस्ट्रेलिया, सब भारत से बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। ये यहाँ पे पूछा किस राज्य से गुजरती है, हमने अभी आपको ट्रिक बताई थी, वही ट्रिक यूज कीजिए। तो झार का मतलब क्या है, झा आया था, इसका मतलब झारखंड, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। अब भारत के क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, वो है 2.4%। कितना है, 2.4%। पूरे विश्व का 2.4%
50% अपने इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत की सबसे लंबी तटीय तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा तट रेखा वाला है गुजरात है। याद रखेंगे गुजरात जो है सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा रखता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों में नहीं गिना जाता है, गिनती नहीं की जाती है इसमें, ठीक है। उपमहाद्वीप में गिनती कब करी जाएगी, जब यहाँ पर उनकी सीमाएं आपस में लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चाइना। माफ कीजिएगा, उपमहाद्वीप का मतलब ये नहीं होता कि सीमाएं आपस में लगे, ठीक है। तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पे कि वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। अब इसमें देखिए, इसमें सारे के सारे कथन गलत हैं। तो इस समय जो टोटल है ना 28 राज्य हैं, इनको याद रख लीजिए। 28 राज्य हैं अपने यहाँ और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 और 8 है टोटल। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जनसंधि का क्या नाम है। भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, पाक जल संधि। ये मत समझिएगा, पाक जुड़ गया तो पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, याद रखेंगे 7वां स्थान है। क्वेश्चन तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि निम्नांकित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। अब वृक्ष की शाखाओं के समान जो अपवाह प्रणाली स्वरूप होता है उसको क्या कहते हैं, द्रुमाकृतिक। याद रखेंगे, इसको कहा जाता है द्रुमाकृतिक। तो अब जो हम चैप्टर रहे हैं वो है अपवाह, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम होता है अमरकंटक में। याद रखेंगे अमरकंटक में है और ये कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी जल वाली झील है। लवड़ी जल का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साल्टी होती है। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम गंगा की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, और अगर हम बात कर लेते हैं गोदावरी की तो क्या है, ये सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीप भारत की। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी का नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर तापी नदी। तापी नदी और नर्मदा नदी ये बहुत पूछी जाती हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या हैं, ये बाकी नदियों के अपोजिट बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सारी कहाँ गिरती हैं, वो बंगाल के खाड़ी में जाके गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक झील है। अब प्राकृतिक झील का मतलब क्या, जिसको मानव ने बनाया है, ठीक है। वो जो माफ़ कीजिएगा, मानो नहीं, जो प्राकृतिक झीलें जो मतलब प्रकृति ने बनाया है, और जो कृत्रिम झीलें होती हैं जैसे गोविंद सागर है, इसको मानव के द्वारा बनाया गया है, और हीराकुंड भी मानव के द्वारा, क्योंकि इसको बांध बनाया गया तो उसके साथ साथ झील भी यहाँ पे तैयार हो गई। तो चिल्का झील है ना, जो उड़ीसा में पड़ती है, और ये क्या है, ये लेगून झील के नाम से जानी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न में देखिए, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी जल वाली झील है। तो अभी आपने देखा सांभर झील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में क्या नाम दिया जाता है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहा जाता है सांगपो नदी। सांगपो नदी के नाम से हम तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी द्रोणी कौन सी। सबसे लंबी जो नदी द्रोणी है, द्रोणी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे गंगा नदी। अभी हमने बताया कि भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है और द्रोणी नदी भी यहाँ पर गंगा ही है। क्वेश्चन नंबर है कि नर्मदा का उद्गम किस राज्य से होता है। तो अभी हमने बताया कि अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ पर है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, वो है कि मध्य प्रदेश में। तो आपका मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सिंधु जल समझौता निम्न में से किन दो देशों के। अब सिंधु नदी का जो जल समझौता है वह किस नदी के बीच में है। तो वहाँ देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ये कब साबित किया गया था, 1960 में। 1960 में इस समझौते को किया गया था, जिसमें ये बंटवारा किया गया था, कितना पानी इंडिया को जाएगा, कितना पानी यहाँ पर पाकिस्तान को जाएगा। तो 1960 में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में इसका जो है संबंध है, सिंधु जल समझौता का। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है। अब नागार्जुन सागर नदी परियोजना ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो यह किस पे हो जाएगी, ये हो जाएगी कृष्णा नदी पे। याद रखेंगे कृष्णा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि तापी नदी किस सागर में गिरती है। तो अभी हमने आपको बताया कि तापी नदी जो है वह कहाँ पे गिरती है, वह गिरती है आपकी अरब सागर में। अरब सागर में गिरती है तापी नदी। क्वेश्चन नंबर अगला है, और यहाँ पे देखिए बिहार के शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार का जो शोक है ना उसको हम जानते हैं कोसी नदी के नाम, ठीक है। कोसी नदी जो है बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि भारत के मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। भारत का मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है वो राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में अगर मरुस्थल पड़ता है तो वहाँ की ही नदी हमको पता चलनी चाहिए, तो वो हो जाएगी लूनी नदी। लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अब जलवायु चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए यकीन मानिए इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा। 10th तक आपको सिलेबस दिया हुआ है, एनसीईआरटी से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम यानी कि ठंडियों के मौसम में वर्षा होती है। तो वर्षा तो फिलहाल यहाँ भी हो रही है, लेकिन कौन सा राज्य जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जाड़े के मौसम में, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जो नॉर्मल मानसून होता है उससे वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं गाइस। अब देखिए बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मौसम और जलवायु किससे कहते हैं, ठीक है। मौसम और जलवायु किससे कहते हैं, तो सिंपल सा यहाँ पे परिभाषा ही दी है थी। एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को क्या कहा जाता है। एक विशेष समय की बात करें, स्पेसिफिक समय की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो अवस्थाएं होती हैं उसको मौसम कहा जाता है। यानी कि देखिए अभी कहा जाता है कि सुबह जो है बहुत अच्छी हवा चल रही है, अभी बारिश हो जाएगी, तो 1-2 घंटे के लिए 4-5 घंटे के लिए बारिश होती है, तो वो एक विशेष समय के लिए होता है, वो मौसम होता है। और जो बहुत समय से चला आ रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है। अब मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा अरबी भाषा का शब्द, ठीक है। अरबी भाषा का शब्द है मानसून शब्द। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। अब उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है कौन प्राप्त होता है, तमिलनाडु करता है। ये तो अभी हमने यहाँ पे किया था क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। अब अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पे होती है, ठीक है। कोरोमंडल तट कहाँ पे, ये वही चीज़ है जो हम करा रहे हैं कि ये आपका जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं, ठीक है। दोनों समुद्र तट पर स्थित है, तब फिर भी यहाँ पर जो है वो गर्म स्थान रहते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि चेन्नई जो है ना वो विषुवत रेखा के अधिक समीप है। विषुवत रेखा के मतलब अधिक समीप है, तो उसमें क्या होगा, जो भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री रेखा है, तो उससे ये होगा कि वहाँ पे सूर्य की किरणें हैं ना वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ पे तापमान जो है वो अक्सर ज़्यादा रहता है। और भी कई सारे रीजन होते हैं, जैसे अब जो आपका समुद्र होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाने में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब अगले में कहता है कि भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। अब पश्चिमी तट की बात कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। अब प्रत्यावर्ती मानसून का जो अधिक प्रभाव होता है वो कहाँ पे होगा, वो हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब कहता है कि अक्टूबर में गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है। जो अक्टूबर है ना वहाँ पे गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है, तो वो हो जाता है उच्च आर्द्रता हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है। तो भारत में जो मरुस्थल स्थित है वो सभी को पता है, वो जो थार का मरुस्थल ये भारत में है, और ये सहारा है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा विश्व का है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो कहा गया कि मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा जहाँ पे प्राप्त होती है वो है आपका चेन्नई हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आपका भारत के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। जो भारत की पूरे भारत की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है।
क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से एक सबसे पुराना सूखा स्थान है। सबसे पुराना सूखा स्थान कहाँ पर है? वो हो जाएगा यहाँ पर आपका लेह। ठीक है, लेह याद रखेंगे, बहुत ही सूखा स्थान है। इसको शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। शीत मरुस्थल का मतलब है, जैसे अब मरुस्थल क्या होते हैं, उससे गर्म कहलाते हैं, लेकिन शीत मरुस्थल मतलब ये ठंडा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अब अगले प्रश्न में देखिए तो कहा गया कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो जो अति उच्च वर्षा होती है ना, ये होती है उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। ठीक है, किसके कारण? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। अब अगला चैप्टर जो है अब रहेगा आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। चलिए देख लेते हैं। तो कहा गया कि रबड़ एवं महोगनी का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से? यही से सिर्फ वही प्रश्न यहाँ पे करा रहे हैं, ये मत समझिएगा सीधे आप 3 पे आ गए। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है, यहाँ पे वर्षावन होगा। ठीक है, ये वन होगा, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो जाएंगे। वहाँ पर रबड़ और महोगनी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो सिनकोना का वृक्ष होता है वो पाया जाता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि जो 100 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में कौन से जीवमंडल विश्व के जीवमंडल निश्चयों के लिए किए गए हैं? ठीक है, याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा विश्व में शामिल है यहाँ का? तो वो है आपका नंदा देवी। जो नंदा देवी है ना, मन्नार की खाड़ी में, इसको विश्व में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? जो तिब्बती जंगली गधा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है कियांग। कियांग के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव आरक्षित नहीं है? अब जैव आरक्षित जो क्षेत्र नहीं है वो देख लीजिए, तो वह इसमें कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका काजीरंगा। काजीरंगा जो है वो जैव आरक्षित नहीं है। काजीरंगा है कहाँ पे, ये बताइएगा आप जल्दी कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? अब वृक्ष की शाखाओं के समान जो अपवाद जो प्रणाली होती है उसको यहाँ पे कहते हैं दुमाकृतिक। ये तो हमने अभी एक बार कर चुके हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहता है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? बेसिकली सुंदरवन डेल्टा की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? भारत में किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी होंगे? सिंपल सी बात है, जहाँ पे आर्द्र भूमि होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर्द्र भूमि जो वेटलैंड होती है ना, वो आपकी हो जाएंगी। प्रवासी पक्षी जो है वहाँ पे पाए जाते हैं आपके आर्द्र भूमि में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? अब जो स्थल और जल दोनों में निवास करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उभयचर। उभयचर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाती है। मानव हस्तक्षेप और जो बाधा से सर्वथा मुक्त होती है, यानी कि वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई मानव गतिविधि नहीं होती है, उसको कहते हैं अच्छत वनस्पति। याद रखेंगे, अच्छत वनस्पति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अब वनों का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ये नहीं पूछ रहा है सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, यानी कि परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं? वो है मध्य प्रदेश में, अगर बात कर देते हैं, लेकिन इसमें नागालैंड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जैव व जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन से है? जैव व जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो सभी को पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम। नीम जो है उसमें बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे जीवाणु प्रतिरोधक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? और गिर फेमस क्यों है? ये फेमस है यहाँ पे एशियाई शेरों के लिए। याद रखेंगे, एशियाई जो शेर है ना, उनके लिए ये फेमस है। और ये पाया जाता है यहाँ पर कहाँ पे? गुजरात में है स्थित। ठीक है, गिर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं? वो एक वनस्पति जो भारतीय है उसे क्या कहा जाएगा? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पर आपका देशज वनस्पति। देशज का मतलब क्या होता है? जो देसी होती है। ठीक है, याद रखेंगे, देशज का वनस्पति जो देसी होती है वो भारत की हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो गया आपका ए वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो मित्र यहाँ पर आपका लास्ट चैप्टर ये बचा हुआ है, तो इसको भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी हम ख़त्म कर रहे थे एमसीक्यू टाइप में। तो देखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा जनसंख्या किसी में नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व के 5वें। अब पूरे विश्व के अगर देख लेते हैं देश, तो देशों की संख्या में भी इससे सिर्फ 4 देश आगे हैं, याद रखेंगे। बहुत ही बढ़िया तरक्की पे है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्नों की अगर बात कर लेते हैं गाइज, यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का वो हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा कौन सा है? वो हो जाएगा आपका केरला। केरला में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या कितनी है? मैंने बताया था ना कि अभी लक्षद्वीप जो है ये पूरे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी 2011 के अनुसार से वो हो जाएगी यहाँ पर 60,000। अभी 2021 का जनगणना आया नहीं, तो यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पर देखिए किशोर साधारणतः किस सीमा से जुड़े हैं अथवा किस आयु वर्ग को किशोरावस्था कहा जाता है? अब किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो क्या होती है? वो होती है यहाँ पे 10 साल से 19 साल से बीच में अगर आप हैं तो आप किशोरावस्था की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? अब आंतरिक प्रवास का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। तो ये होता है आपका कि देश के अंदर ही प्रवास करना। ठीक है, देश के अंदर, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर आप यूपी में रहते हैं, आप वहाँ से कहीं बाहर जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप गए महाराष्ट्र, ठीक है, तो ये जो प्रवास होगा ना, ये आपका जो आंतरिक प्रवास होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो कहा गया कि कौन सा आयु वर्ग एक वयस्क को दर्शाता है? अब एक वयस्क जो है वो कितने साल तक के बीच में होता है? तो वयस्क की जो परिभाषा है ना, उसमें ये दिया हुआ है कि 15 वर्ष से 59 वर्ष के जो बीच के लोग हैं उनको वयस्क की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मार्च 2011 तक की भारत की जनसंख्या कितनी है? अब मार्च 2011 यानी कि जनगणना उसी टाइम आई थी, तो ये हो जाएगा 106 लाख। ठीक है, याद रखेंगे, माफ़ कीजिएगा, ये 12.106 लाख आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया यहाँ पर कि 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? ये वही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना, ये 382 था, याद रखेंगे 382 जनसंख्या घनत्व था। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? वो हो जाएगा यहाँ पे बिहार का है। ठीक है, बिहार का सबसे ज़्यादा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? अब सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है ये भी याद रखने की बात है। तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। सिक्किम जो राज्य है वहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर शुरू करी जाती है? तो भारत में जनगणना जो है वो कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? वो होती है आपके 10 वर्षों के अंतराल पे। ठीक है, 10 वर्षों के, यानी कि 2011 में हुई थी, अब 2021 की जनगणना आपकी हो चुकी होगी। ठीक है, उसका डाटा अभी कुछ दिनों में आने वाला होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रश्न किए। लगभग यहाँ पे जो आपकी ज्योग्राफी है ना, सारे के सारे हमने करा दिए, जितना मुझे लग रहा था कि आपके आने की उम्मीद है एग्जाम में। तो गाइज हमने लगभग यहाँ पे 90 प्रश्न किए हैं। अब 90 प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। तो एग्जाम तक आपका सोशल साइंस का जितना भी सिलेबस है वो हम खत्म कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे साइंस वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस सेट लगातार आपके लिए आते ही रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखें, बाकी वीडियोज़ को जाकर जल्दी से देखें। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। यहाँ पे हम आज सॉल्व करने वाले हैं आईसीआर प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम पूरा फोकस करने वाले हैं भूगोल पे, यानी कि ज्योग्राफी पे। तो बहुत सारे प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में करा दिए थे। अभी यहाँ पे कुछ चैप्टर बाकी थे आपके 10th क्लास एनसीईआरटी के, आज हम सॉल्व करने वाले हैं, तो उनको जल्दी से देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा एग्जाम में आप क्वेश्चन करके आएंगे। तो समय कम है, उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे प्रैक्टिस ऑलरेडी हमने करा दिए हैं और रेगुलर आते रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो फुल लेंथ का रहेगा वो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा गया कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए।
तो गाइस भूगोल पढ़ने में मज़ा आती है, तो लोग बने रहिएगा आप सब लोग इसके साथ। तो देखिए मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। कहा गया कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। जो सरदार सरोवर बांध है ना, वह किस नदी पर बनाया गया है, तो बहुत ही आसान इसका राइट आंसर है, वो है आपका नर्मदा नदी। याद रखेंगे नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थापित है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है। जो कहते हैं खारे पानी की झील जो सबसे गहरी है वह कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका मृत सागर। याद रखेंगे मृत सागर जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यहाँ पर खारा पानी से पाया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो इसमें नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से यहाँ पर भारत में सिंचाई करी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। टोटल जो पूरे अगर विश्व की बात करें तो जितना भी यहाँ पे जल उपलब्ध है उसमें पीने लायक मात्र 2.5% है। ठीक है, 2.5% ही पीने लायक है, बाकी सब खारा पानी है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो इसमें कहा गया कि भारत में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है। ठीक है, प्रयुक्त जल का सबसे बड़ा समानुपात जो है किस क्षेत्र में है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सिंचाई के लिए। भारत में सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा पानी यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। कहा गया कि मीठे जल की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है। अब मीठे जल की जो सबसे ऊंची झील है ना, वह कौन सी हो जाएगी, इसको इंग्लिश में फ्रेश वाटर कहा जाती है। टीटीकाका झील है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पड़ती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 10 कहता है कि महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। तो महानदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है उसका नाम क्या है, वह है हीराकुंड परियोजना। याद रखेंगे हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है, ये है महानदी बेसिन। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी नहर होगा ये बेसिकली। प्रश्न क्वेश्चन अगला देखिए। तो कहा गया है कि बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। अभी तो हमने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो बाढ़ नियंत्रण है, यानी कि बाढ़ नियंत्रण के लिए जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो कौन सी है, तो वह है कोसी। कोसी क्यों है, क्योंकि इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत आती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इसकी योजना बनाई गई थी कि इसमें बाढ़ नियंत्रण के लिए। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध की अगर बात कर लें तो यह आपका स्थित रहेगा कहाँ, गुजरात में। याद रखें गुजरात में स्थित है आपका सरदार सरोवर बांध। प्रश्न संख्या अगला देखिए। कहा गया कि विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। अब महासागरों में कितना जल है, टोटल अगर बात कर लेते हैं टोटल, तो टोटल यहाँ पर 96.5% जो जल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका महासागरों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है। तो महानदी पर जो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है वो है आपकी हीराकुंड परियोजना। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिए दोस्तों, तो कहा गया कि प्रतिवर्ष जल उत्पादकता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, ये एक डाटा चेंज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये पुराना है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 133वां स्थान है यहाँ पर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की अगर बात कर लेते हैं तो। ठीक है, लेटेस्ट डाटा अगर किसी को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है, यानी कंपलसरी है कि वहाँ पर आप वर्षा का जल है जो ज़रूर बचाएंगे अपने घर के ऊपर जो है वहाँ संग्रह बना करके। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखेंगे तमिलनाडु में इसको कंपलसरी करा गया था। प्रश्न संख्या अगला देखिए। कहा गया कि वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य है। तो अभी तो हमने बताया कि तमिलनाडु होगा। अगला प्रश्न देखिए। तो कहा गया कि भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। तालाब का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए, वह जगह कौन सी है, वह है दक्षिणी। बेसिकली यहाँ पे तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, और भी जितने भी यहाँ पर साउथ में हैं जैसे केरला वगैरह, तो वहाँ पर तालाब का यूज किया जाता है सिंचाई के लिए। ठीक है, तालाब का यूज किया जाता है सिंचाई के लिए। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो अगले प्रश्न रहेंगे ये रहेंगे आपकी कृषि एक चैप्टर है उसके, तो चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त जो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है, वह है कपास के लिए। कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की बात करें तो। अब ये आपके आईसीआर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है। मूंगफली का उत्पादक जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे देख लिया अगला प्रश्न, तो कहता है कि कौन सी इसमें से रोपड़ फसल है। रोपड़ का फसल का मतलब क्या होता है, जिसको रोपा जाता है। पहले एक जगह बीज बोए जाते हैं, उसके बाद जब बड़ी हो जाती है तो उसको उठाकर दूसरी जगह यहाँ पे रोपित कर दिया जाता है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर चाय। चाय की फसल को ऐसे ही उगाया जाता है, याद रखेंगे। और चाय के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और यहाँ पे एक ज़रूरी बात यह भी है कि पानी रुकना भी नहीं चाहिए उनके खेत में, इसीलिए ढलान वाली जगहों पर चाय का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब गन्ना उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे पहले नंबर पे है गन्ना उत्पादन में, हर साल ये रहता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि कौन सी जायद की फसल है। अब जायद रबी और खरीफ की फसलें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो याद रखेंगे। इसमें जो जायद की फसल है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी तरबूज। इनको देखिए याद कैसे करना है। बेसिकली जितने भी आपके जो होते हैं, ठीक है, खाद्यान्न जिसमें पानी वाले होते हैं, जैसे तरबूज, इसमें पानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, और ककड़ी, खीरा, ये सब के सब जो जायद की फसल होती हैं, इस तरीके से जायद की फसलों को आप याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो रबड़ की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे करी जाती है, वह करी जाती है केरला में। केरला में सबसे ज़्यादा फेमस है रबड़ की खेती। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो विश्व में जो प्रथम स्थान है, कौन सी फसल भारत के द्वारा उगाई जाती है, तो वह इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तिलहन, ठीक है, तिलहन है। तिलहन सबसे ज़्यादा भारत में उगाई जाती है पूरे विश्व की बात करें। बाकी यहाँ पे अगर गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, तो उसमें चाइना हो जाएगा, और मक्का में शायद यहाँ पे कनाडा होगा या फिर उत्तरी अमेरिका होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो बेसिकली जो भारत की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो रहेगा आपका कृषि। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो फसल उत्पादन की बात करें तो भारत का जो विश्व में स्थान है वह कौन सा है, तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा यहाँ पर प्रथम स्थान, ठीक है। प्रथम स्थान है पूरी फसल उत्पादन के मामले में। प्रश्न संख्या अगला है कि ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल के खेती के लिए उपयुक्त होती है। ग्रीष्मकालीन की जो पर्याप्त जो वर्षा होती है किसके लिए होती है, वो होती है धान के लिए। देखिए धान जो होती है वो सबसे ज़्यादा पानी मांगती है ये फसल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहा गया कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो काजू सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वो उगाया जाता है केरला में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि पंजाब किस फसल का सर्वप्रथम यानी कि सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो होता है गेहूँ, याद रखेंगे। गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है पंजाब में। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। अब हमने बताया था कि अभी रबी की फसल जो ठंडियों में थी, वो खरीफ की फसल बेसिकली यहाँ पर गर्मियों में होती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, चावल हो जाएगा। चावल बेसिकली इसका प्रोडक्ट होता है धान का, ठीक है। तो धान की खेती सबसे ज़्यादा जो खरीफ की फसल होती है। प्रश्न संख्या अगला है कि इनमें से कौन सा राज्य का प्रमुख उत्पादक है चाय का, ठीक है। तो चाय उत्पादन में कौन सा है, सभी को पता होगा, आपका जो आसाम है ना, ये सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है। आसाम इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। अगर चावल उत्पादन में बात कर लेंगे तो सबसे बड़ा जो चावल उत्पादन है वो इस समय है पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा की बात कर लेते हैं तो इसको कॉफ़ी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में। तो कॉफ़ी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो किस अगर देश की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ब्राज़ील होगा। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अगर अपने राज्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे होता है कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व का
जो दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है वह भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर अगले देखें। चलिए अगले प्रश्न ले लेते हैं, जो रहेगा आपका विनिर्माण उद्योग। ठीक है, विनिर्माण उद्योगों से अब ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न कहा गया कि कहाँ का रेलवे वर्कशॉप जो है एशिया में सबसे पुराना है। तो एशिया में जो रेलवे वर्कशॉप है आपका जमालपुर, जमालपुर जो है वो एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप में गिना जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखें। तो भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो भारत का उस नगर का नाम क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक की राजधानी के रूप में जाना जाता है भारत की। प्रश्न संख्या अगला है, तो कहता है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग का, ठीक है, इसमें से कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा सिलाई मशीन। ठीक है, सिलाई मशीन जो है ये आपका उपभोक्ता उद्योग है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि बेंगलुरु किस राज्य में, तो बहुत ही आसान है, तो कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो कहा गया कि वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सार्वजनिक इस्पात कारखाना स्थित है। ठीक है, सार्वजनिक इस्पात कारखाना किस रेल मार्ग पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर मुंबई हावड़ा वाया, ठीक है, रायपुर। तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर ये जो है सार्वजनिक आपका इस्पात कारखाना स्थित है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले में कहता है कि जो आपका सलेम है ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सलेम या फिर सेलम ये किस राज्य में है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। अगले में कहा गया कि भारत सूती वस्त्रों का निर्यात करता है, अब किसके साथ करता है। देखिए सूती वस्त्रों के लिए आपका सबसे बड़ा एक तो उद्योग अपना सूती वस्त्र का ही है अपने भारत में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक तो रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, इस सभी जगह पे यहाँ पे सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। अगर आप ब्रिटेन के समय जो भारत था उस समय आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे सूती वस्त्र का बड़े पैमाने पर अपने यहाँ प्रचलन था। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है। जो एल्युमिनियम उद्योग है उसका कच्चा माल क्या होगा, तो बहुत ही आसान है कि ये बॉक्साइट हो जाए, क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, क्योंकि ये इसका ओर होता है, अयस्क होता है। प्रश्न संख्या अगला है कि यहाँ पर सीमेंट बनाने के काम में आने वाला कच्चा माल कौन सा है। तो सीमेंट बनाने के जो काम में आता है उस कच्चा माल कौन, चूना पत्थर और सिलिका। ठीक है, चूना पत्थर और सिलिका दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा गया कि भद्रावती में कौन उद्योग स्थापित है। ठीक है, भद्रावती जो है वहाँ पर कौन सा उद्योग स्थापित है, तो वो हो जाएगा आपका लोहा और इस्पात उद्योग जो है वो भद्रावती में स्थापित है। प्रश्न संख्या अगला है कि इनमें से कौन सा एक संयुक्त उद्योग है। संयुक्त उद्योग का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर मिलकर लगाया जाता है। मान लीजिए कई कंपनियाँ मिलकर लगाती हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त उद्योग श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। अगले में कहा गया कि जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलेंगे। अब जो जूट उद्योग है इसके सबसे ज़्यादा कारखाने कहाँ पर आपको मिलेंगे, वो मिलेंगे हुगली। ठीक है, हुगली के तट पर मिलेंगे सबसे ज़्यादा आपको कारखाने। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा गया कि चीन का शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा था। अभी ये माफ़ कीजिए कौन है, चीन नहीं है, तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा, अभी हमने बताया था। अगला प्रश्न देखिए। तो बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी के अधिकतर मिलें स्थापित है। तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा चीनी के मिलें स्थापित हैं वो कहाँ पर हैं, वो है आपका सिवान चंपारण में। ठीक है, सिवान चंपारण हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा कि वायु को दूषित करने वाली गैस कौन सी है। तो बेसिकली जो वायु को दूषित करने वाली गैस है वो कौन सी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वायु को प्रदूषित करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ पे खुला था। तो तांबा गलाने का जो आधुनिक कारखाना है ना वो सबसे पहले कहाँ खुला था, वो खुला था घाटशिला में। याद रखेंगे कहाँ पे, घाटशिला में इसको खोला गया था। प्रश्न संख्या अगला है कि निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। ठीक है, तो निजी क्षेत्र में भारत का जो सर्वप्रथम लौह इस्पात था वो जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। कहाँ पे, जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर कौन सा इनमें से उद्योग आधारित नहीं है, तो बहुत ही आसान है, तो क्या हो जाएगा, सीमेंट। सीमेंट का कृषि से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है कौन सा, सीमेंट। सीमेंट जो है चूना पत्थर से ही बनाई जाती है, तो याद रखेंगे। अब चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं।
तो गाइस जो अगला चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है यहाँ पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसमें से चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। अब दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को कौन दर्शाएगा? सिंपल सी बात है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा पत्तन जो है पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ठीक है, पत्तन का मतलब जो है बंदरगाह की बात कर रहे हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ऐसा बंदरगाह है जिसकी हमने बात करी। प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगले में अगर बात कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दो दूरस्थ स्थान जो पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं उनका नाम है सिलचर और पोरबंदर। यानी कि सिलचर और पोरबंदर के बीच में यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी गलियारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि नैरो गेज रेलवे लाइन में पाई जाती है। ठीक है, नैरो गेज जो रेलवे लाइन है इसका मतलब क्या होता है? जिन रेलवे लाइनों के बीच की दूरी सिर्फ 1 मीटर होती है, ठीक है, उनको नैरो गेज कहा जाता है। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये अभी भी चलती हैं दार्जिलिंग, शिलोंग और ऊटी के पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि यहाँ पे देखिए जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर नैरो गेज की लाइनें पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि निर्यात और आयात के कुल मूल्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं? ठीक है, निर्यात और आयात के जो कुल मूल्य के बीच का अंतर है उसको जो कहा जाता है बेसिकली वो होता है यहाँ पर आपका भुगतान शेष। ठीक है, भुगतान शेष जो होता है वो निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? अब स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित ये प्रश्न भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ठीक है, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई ये 4 शहरों को जोड़ता है जो स्वर्णिम चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पोताश्रय मतलब बंदरगाह है? तो प्राकृतिक है वो कौन सा है? देखिए बाकी यहाँ पे जो 3 है उसमें कृत्रिम दिए हुए हैं, एक प्राकृतिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देखिए थोड़ा सा कोच्चि और तूतीकोरम, ये दोनों के दोनों आपके जो है ये प्राकृतिक है और जो लास्ट वाला है ये आपका कृत्रिम है, विशाखापट्टनम। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन जो है वनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? ठीक है, यहाँ पे जो हानि जो है और देरी को घटाता है, यानी कि बहुत ही अच्छा वो सुगम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका रेल परिवहन। रेल परिवहन क्या होता है कि ये आपको एक तो देरी से बचाता है और उसमें हानि भी नहीं होती ज़्यादा और बहुत ही सस्ता भी है। ठीक है, बाकी के मुकाबले। प्रश्न संख्या अगला है कि निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन जो है हानियों तथा देरी को घटाता है? फिर से रिपीट हो गया है। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव कौन सी संख्या जो संस्था है वो करती है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कौन सी संस्था करती है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका पहला वाला। ठीक है, NHI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही से रख रखाव करती है। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जो राज्य नहीं जुड़ा है वो इसमें आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ये तीनों जो राज्य हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं किससे? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से। प्रश्न संख्या अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजयपुर विजयरा, ये तो फिर से रिपीट हो रहा है क्या भैया? डबल डबल टाइप कर दिया क्या इन लोगों ने? तो प्रश्न संख्या 16 कहता है कि राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो आपका हो जाएगा राजमार्ग। राजमार्ग जो होते हैं उनकी परिभाषा यही होती है बेसिकली कि वे जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को रूप में जाना जाता है। ठीक है, राजधानी को। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर आपका कि जो आपका जो जलमार्ग संख्या 1 है। ठीक है, सबसे पहला जो जलमार्ग बना हुआ था वह किन 2 शहरों को जोड़ता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कानपुर और हल्दिया। ठीक, कानपुर और हल्दिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पहला जो नेशनल वाटरवे जिसको NW से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय अधिकतम गहराई का पत्तन और पूर्ण रूप से सुरक्षित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? वो आपका हो जाएगा यहाँ पर विशाखापट्टनम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया यहाँ पर कि भारत की समुद्र तट की लंबाई कितनी है? टोटल अगर समुद्र तट की बात करते हैं जो भारत की रहेगी वह कितना हो जाएगा? वो रहेगा यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर जो है ये आपकी टोटल तटीय क्षेत्र है जो भारत के पास है। प्रश्न संख्या अगला है
कि निम्नलिखित में से कौन दूरस्थ, ये तो फिर से रिपीट हो रहे हैं यार। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला है कि निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन कौन सा है। तो इनमें से राष्ट्रीय संसाधन कौन सा है। एक तो आपका जल संसाधन, ये राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या अगला है कि मरुस्थली मृदा है वह किस राज्य में पाई जाती है। जो मरुस्थली है तो सिंपल सा है, वो राजस्थान में होगा कि राजस्थान में ही थार का मरुस्थल स्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो लौह अयस्क है ये किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, लौह अयस्क किस प्रकार का है, तो यह आप सभी को पता है कि नॉन रिन्यूएबल होगा, यानी कि अनवीनीकरण होगा। ठीक है, ये आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, ये आपका है किस कमीशन ने सतत पोषणी विकास की अवधारणा प्रस्तुत करी थी। सतत पोषणी विकास की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत करी गई थी, तो वो यहाँ पे हो जाएंगे आपके ब्रुंटलैंड कमीशन। ठीक है, ब्रुंटलैंड कमीशन इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है। अब जो ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है, तो ये किस प्रकार का है, तो सभी को पता है ये एक पुनः पूर्ति योग है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ज्वारीय ऊर्जा एक बार यहाँ पे पानी ऊपर उठा, आपने ऊर्जा उससे बना ली, फिर यहाँ पे वो नीचे आ गया, उसके बाद फिर से उठेगा। ठीक है, फिर आप उससे ऊर्जा बना सकते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार थे। 2001 की बात कर रहे हैं, हमको इसको लेना देना है नहीं। प्रश्न संख्या अगला है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों की बात किया जाता है तो उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 कैटेगरीज में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नांकित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब इनमें से देखिए एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा, तो ये है यहाँ पर नगर। ठीक है, बाकी वन, नदियाँ, खनिज, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो रहेगा यहाँ पर आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में कहा गया कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। ठीक है, तो यह किस संसाधन वर्ग में शामिल है। तो गाइस आप देखिए, तो कहता है कि मृदा अपरदन का कारण क्या होता है। ठीक है, तो मृदा अपरदन का जो कारण है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक तो नदियों में बाढ़ आना, इससे मृदा अपरदन होता है। वनोन्मूलन यानी कि पौधों को नष्ट करना भी, वो भी एक मृदा अपरदन कारण है। और फिर है कृषि के गलत तरीकों का उपयोग करना। ठीक है, तो उपरोक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए मृदा अपरदन के कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है, तो ये सभी को पता है, ये आपका नवीनीकरण हो गया, यानी कि रिन्यूएबल है। ठीक है, ये रिन्यू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, भारत में लेटराइट मृदा कहाँ पे पाई जाती है सबसे ज़्यादा। लेटराइट मृदा की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है, एक तो आपका कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्षेत्रों में बहुत ही बड़ी पैमाने पर लेटराइट मृदा की मात्रा होती है। प्रश्न संख्या अगला है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ठीक है, कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार यहाँ पर सीमित है, तो वह कौन सा हो जाएगा, खनिज तेल। ठीक है, खनिज तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा यहाँ पर, तो इसमें कहा गया कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी जो है किस राज्य में पाई जाती है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर गुजरात में। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है, कपास की खेती का होता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने इतने सारे प्रश्न आपको करा दिए, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ यहाँ पे चैप्टर और बचे हुए हैं तो उनको मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, कुछ प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड आ रहे थे तो मैंने उनको छोड़ दिया है, तो ये मत समझिएगा सीधे 2 के बाद 4 पे कैसे आ गए आप। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। गाइस यहाँ पे हम आईसीआर के लिए जो तैयारी करा रहे थे उसी के सीरीज में ये आपका एनसीईआरटी भूगोल यहाँ पे करने वाले हैं, यानी कि ज्योग्राफी के प्रश्न करने वाले हैं जो आपके 8th क्लास के होने वाले हैं। तो एक बार देख लीजिएगा पूरी यहाँ पर भूगोल एक वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास रहेगा 8th क्लास की। 9th 10th की ऑलरेडी हमने करा रखी हैं सारी वीडियो, तो उनको जाकर देखना बिल्कुल भी ना भूले। तो देखिए, तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न कहता है, जो पहला चैप्टर हम ले रहे हैं वह है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। ये चैप्टर है, एमसीक्यू के फॉर्म में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि जल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, वो हो जाएगी हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी को जल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, तो इसमें कहते हैं कि सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है। जो बेसिकली सामुदायिक भूमि होती है उस पर किसका अधिकार होगा, तो नाम से ही पता चल रहा है उसमें पूरे समाज का अधिकार होगा। जैसे बहुत जगह पे देखा होगा आपने कि बंजर भूमि पड़ी रहती है, तो उसमें क्या होता है, चारागाह वगैरह या फिर जितना अब पूरे समाज के लिए किसी का उस पर अधिकार नहीं होता है,
क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं। तो रेगुर यहाँ पे लिखना आना चाहिए, ठीक है, रेगर लिखा है, कुछ जवाब नहीं। तो रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएगी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सबसे ज़्यादा कहीं पाई जाती है ये आपके गुजरात में पाई जाती है, याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। अब इनमें से जो कारक है वह मृदा निर्माण का कारक नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिएगा आपके अगर ऑप्शन इसमें देखिए तो क्या कहता है, मृदा का गठन, ठीक है। मृदा का गठन जो है मृदा निर्माण के कारक में नहीं आएगा, बल्कि समय, जैव पदार्थ, ये सब क्या है, ये आपके मृदा के घटक हैं, यानी कि निर्माण के घटक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इनमें से एक विधि है जो आप तीव्र ढाल होते हैं, ठीक है, जैसे पहाड़ी वगैरह है, पठार वगैरह, तो वहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त खेती वह कौन सी होती है, मृदा कौन सी होती है जिससे मृदा अपरदन रोका जाता है। तो याद रखेंगे वो आपका होता है यहाँ पर समोच्च रेखी जुताई, ठीक है। समोच्च रेखी जुताई करने से क्या होता है कि यहाँ की मृदा अपरदन नहीं होता है, यानी कि पानी के साथ मिट्टी नीचे नहीं गिरती है, या फिर किसी अन्य कारणों के कारण भी मिट्टी नीचे नहीं गिरती है। तो समोच्च रेखी जुताई राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बैतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, या किस जिले में स्थित है। तो बैतला राष्ट्रीय उद्यान, पहली बात यह है कि आप याद रखेंगे बैतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये झारखंड में स्थित है, और यह किस जिले में स्थित है, बेसिकली ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको हो जाएगा लातेहार, लातेहार जिले में आपका ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे। अगले प्रश्न की यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो इसमें देखिएगा, तो इसमें कहता है कि शंकुधारी वन की लकड़ियाँ होती हैं, जो शंकुधारी वन होते हैं इनकी लकड़ियाँ कैसी होती हैं। तो याद रखेंगे ये कठोर और मुलायम होती हैं। क्योंकि कठोर और मुलायम क्यों होती हैं, क्योंकि बेसिकली जो इसका पेड़ का आकार ही होता है वो कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब शंकु आकार होते हैं ना। तो ये आपकी कठोर होती हैं और मुलायम होती हैं, दोनों तरीके की यहाँ पे आपको ये देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में बोला गया कि विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। विश्व की कितनी परसेंट भूमि कृषि योग्य है। तो याद रखेंगे मात्र 11% भूमि पर खेती करी जाती है पूरे विश्व की अगर बात कर लेते हैं तो। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के कितने परसेंट भूमि पर खेती करी जाती है, यानी कि कृषि योग्य है भारत की खेती। तो भारत की खेती जो है वो आपकी 67 है, ठीक है, क्या हो जाएगी, माफ कीजिएगा 57% जो है वो कृषि योग्य क्षेत्र है अपने भारत का। कृषि योग्य क्षेत्र कितना है, 57%। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, हमें अगला क्वेश्चन देखें। इसमें पूछा गया कि मृदा निर्माण के कारक इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो मृदा निर्माण के जो कारक हैं बेसिकली इसमें कौन सा होता है, वो आपका हो जाएगा जलवायु। जलवायु पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, अक्सर मृदा निर्माण भी आपका जलवायु पे ही डिपेंड करता है। जिस तरीके की जलवायु है, जैसे बहुत जगह पूरे भारत में हर जगह अलग अलग तरीके की खेती होती है, अलग अलग तरीके की वहाँ पर मिट्टी होती है, तो जलवायु इसका महत्वपूर्ण कारण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि भारत में मृदा के कितने प्रकार पाए जाते हैं। बेसिकली मिट्टी के कितने टाइप्स हैं अपने यहाँ भारत में, तो वो हो जाएगा 3। याद रखेंगे 3 प्रकार की मिट्टी अपने भारत में पाई जाती है। प्रश्न के अगला देखेंगे तो कहते हैं कि दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है। जो दक्कन का पठार है वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ये आपकी काली मिट्टी हो जाएगी। काली मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन का जितना भी पठार है ये काली मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कपास की खेती के लिए कौन सा मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए होती है आपकी काली मृदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि समोच्च रेखी जुताई कहाँ पर करी जाती है। तो समोच्च रेखी जुताई की हमने अभी बात करी ही थी, तो वह कहाँ पे होती है, पर्वतीय ढाल पे। क्यों, मृदा अपरदन को बचाने के लिए। तो ये हो गया पर्वतीय ढाल पर समोच्च रेखी जुताई होती है। प्रश्न क्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि रक्षक मेखलाएँ कहाँ पाई जाती हैं। जो आपकी रक्षक मेखलाएँ हैं वो बेसिकली कहाँ पाई जाती हैं, तो वो हो जाएगा शुष्क प्रदेश, ठीक है। शुष्क प्रदेश जो होते हैं, जो ड्राई स्टेट हैं, वहाँ पर पाई जाती हैं रक्षक मेखलाएँ। याद रखेंगे रक्षक मेखलाएँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा कैसी होती है। जो उच्च तापमान होता है और अधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो वो हो जाती है लेटराइट मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बल्कि चैप्टर ही अगला देखिए।
तो गाइज अगला जो चैप्टर है वो रहेगा इम्पॉर्टेंट है उद्योग। ठीक है, उद्योग जो है अगला चैप्टर है हमारा। अब चलिए देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि ग्रेट लैक्स किन समूहों का नाम है। जो ग्रेट लैक्स है ये किन समूहों का नाम है, तो ये हो जाएंगी 5 झीलों का नाम है। ठीक है, 5 झीलों का समूह है जिसको ग्रेट लैक्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि कौन खनिज आधारित जो उद्योग नहीं है, खनिज आधारित उद्योग इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिएगा, एक तो आपका इस्पात उद्योग हो गया, इसमें खनिज की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम उद्योग में खनिज की आवश्यकता होती है, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग में खनिज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखेंगे, खनिज जो है आपका इस्पात एल्युमिनियम के लिए, सूती वस्त्र उद्योग खनिज आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र नहीं है। अब सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो आईटी का मुख्य केंद्र नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बनारस। क्योंकि देखिए, आपका पुणे तो उसकी राजधानी कहलाती है, पुणे हो माफ़ कीजिए बेंगलुरु, और उसके बाद पुणे हो गया और नई दिल्ली हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रौद्योगिकी के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि वन आधारित उद्योग के उदाहरण नहीं है। जो वन आधारित उद्योग नहीं है वह कौन सा होगा। एक तो देखिएगा, आपका जो चीनी उद्योग है ना, ये वन आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, चीनी उद्योग वन आधारित नहीं है। बाकी अगर देख लेंगे, इसमें कागज उद्योग, लाह उद्योग, लाख की बात करें बेसिकली, और आयुर्वेद उद्योग, ये क्या है, ये सारे के सारे वनों से प्राप्त किए जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि संचार का साधन एक उदाहरण है। तो संचार के साधन का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो संचार के साधन के काम आता है। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर तो हमने आपको बताया था अहमदाबाद, तो जापान का मैनचेस्टर ये ओसाका कहलाता है। क्या कहलाता है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। बेसिकली जो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में हमने बांटा हुआ है। किसको, आपके उद्योगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। क्या हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का ये आपका उद्योग है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि उद्योग किस प्रकार की क्रिया है। तो एक उद्योग जो है वह किस प्रकार की क्रिया होती है, तो उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है, यानी सेकेंडरी में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो, कच्चा माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार से डिसाइड किए गए हैं। बेसिकली जो कच्चा माल है उसके आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है कच्चे माल के आधारित पर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि उभरते हुए उद्योग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ आदि को किस नाम से जाना जाता है। जो उभरते हुए उद्योग हैं जिसमें आईटी हो गया, आपका मेडिकल क्षेत्र हो गया, उसको किस नाम से जानेंगे हम, तो वो आपके कहलाते हैं एक तो सनराइज उद्योग। ठीक है, सनराइज का मतलब ही होता है यहाँ पे उभरते हुए उद्योग, ये सनराइज के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए तो यहाँ पे कहते हैं कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। टिस्को जो है कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये उद्योग ये 1907 में हुआ था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, और फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 4, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपको आज शाम तक मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HL है, HL उसका जो किसके अंतर्गत आता है। देखिएगा, ये आपका आता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, जो HL है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या अगला है कि मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। क्या हो जाएगा, मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो किस क्षेत्र का उद्योग है, वो आपका हो जाएगा सहकारी क्षेत्र। क्या हो जाएगा, सहकारी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सा जो उद्योग है उसको आधारभूत के नाम से जाना जाएगा, तो वो हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग जो है उसको हम आधारभूत उद्योग के नाम से जानेंगे। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत का सिलिकॉन वैली या फिर सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है। तो ये तो बेंगलोर हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली या फिर सिलिकॉन शहर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में स्थित है। विश्व का जो मुख्य
आईटी सेंटर है, यानी कि बेसिकली सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? अमेरिका में है। याद रखेंगे, कैलिफोर्निया अमेरिका में है। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत की प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग है वो हो जाएगा टिस्को। याद रखेंगे, टिस्को। अभी हमने देखा था कि कब यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या अगला है कि टिस्को किस नदी के किनारे अवस्थित है? अब जो उद्योग हैं बड़े बड़े, वो सिंपल सी बात है, वो नदी के किनारे ही स्थित होंगे, तो वह हो जाएगी स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा जो नदी है उस नदी के किनारे स्थित है टिस्को। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? अब यहाँ पर ये उद्योग है तो इसको कोयला भी मिलता होगा, तो कोयला प्राप्त करता है ये झरिया रानीगंज से। कहाँ से? झरिया रानीगंज से ये कोयला प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो गाइस अगला चैप्टर देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है मानव संसाधन। ठीक है, मानव संसाधन से प्रश्नों के यहाँ पे देखते हैं। इसमें से क्या है, कुछ डाटा रिलेटेड प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ पे रहते हैं? पूरे अगर विश्व की बात करें तो एशिया और यूरोप महाद्वीप है ना, जो एशिया और यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर विश्व के लगभग 75% लोग निवास करते हैं। प्रश्न संख्या अगला है। तो गाइस प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो कहता है कि विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? पूरे विश्व का अगर जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो गाइस देखिएगा, इसका जो लेटेस्ट डाटा है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, कितना हो जाएगा? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको आप गूगल से चेक कर सकते हैं, ये डाटा थोड़ा सा पुराना हो सकता है। तो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इस समय का विश्व का सबसे मतलब जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? विश्व का जो तीसरा, आपको पहला दूसरा तो पता है कि पहला चाइना है, दूसरा इंडिया है, लेकिन यहाँ पे जो तीसरा है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? जो भारत का जनसंख्या घनत्व वो है कितना है? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ये कितने हैं? 2011 की सेंसस यानी कि जनगणना के हिसाब से डाटा है। प्रश्न संख्या अगला है कि अगला देखिएगा, इस ये झारखंड का हमको लेना नहीं है। देखिएगा, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो होता है 11 जुलाई। याद रखेंगे, प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 11 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। प्रश्न संख्या अगला है कि जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। अब इनमें से देखिएगा, तो जनसंख्या परिवर्तन का जो कारक नहीं है वो आपका हो जाएगा रोजगार। रोजगार जो है जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं होता है। बेसिकली जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, ये जनसंख्या परिवर्तन का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो उत्प्रयास के कारण कितनी देश या जनसंख्या जो है वो क्या होती है? जो उत्प्रयास होता है इसके कारण देश की जनसंख्या पे फर्क पड़ता है, तो जनसंख्या घटती है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या क्या कहते हैं? जो प्रति 1000 महिलाओं पर जो पुरुष हैं तो उन पे जो जनसंख्या होती है महिलाओं की, उनको क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा लिंगानुपात। जैसे कि बोला जाता है कि अपने भारत में 1000 पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? वो बेसिकली डिफिनीशन होती है आपकी लिंगा अनुपात की। क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे। तो अगला जो चैप्टर है 8th क्लास की एनसीईआरटी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हो जाएगा खनिज और शक्ति संसाधन। क्या हो जाएगा? खनिज और शक्ति संसाधन। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया है कि किस खनिज को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें देखिएगा वो हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली जब यहाँ पे निकाला जाता है ज़मीन से तो ये एकदम काला होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो पेट्रोलियम का कलर देखने को मिलता है ये कई प्रोसेस के बाद आपको देखने को मिलता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न देखिएगा, तो कहते हैं कि इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? अब इनमें से देखेंगे कि गैर परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है, वो आपका हो जाएगा कोयला। कोयला जो है गैर परंपरागत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए ज्वारी, पवन ऊर्जा, ये क्या है? इनमें किसी भी तरीके कोई नुकसान नहीं होता है। कोयला क्या है? कोयला आपका खनिज है, ये एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा मिलना बहुत ही यहाँ पे इम्पॉसिबल सा है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बायोगैस किन के विघटन से उत्पन्न होती है? तो जो बायोगैस है वो बेसिकली किन के विघटन से उत्पन्न
उत्पन्न होती है। तो देखिएगा आप बायोगैस प्लांट जो गाँव वगैरह में लगे होते थे तो उनमें क्या होता था, एक तो आपका रसोई का अपशिष्ट जो कचरा होता है, और दूसरा यहाँ पे गोबर उसमें डाला जाता है, तीसरा यहाँ पे जो मृत पौधे जंतुओं के अवशेष हैं, जैविक सामग्री है, वो सब इसमें डाल दीजिए। उसके बाद क्या होता है, वो बायोगैस के यहाँ पे उसका निकलती है, क्या निकलती है, बायोगैस निकलती है इन सभी के विघटन से। पर संख्या अगला देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि निम्न में के कौन सा लौह खनिज नहीं है। इसमें से देखिए कौन सा लौह खनिज नहीं है, तो बहुत ही आसान है, ये आपका हो जाएगा लेड यानी कि सीसा, ये लौह नहीं है। बाकी तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज ये सब आपके खनिज है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर दबी सेलों के खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। जो सेल हैं जो पृथ्वी के अंदर, उनमें से अगर खनिज बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, वो आपका हो जाएगा खनन। खनन करके ही हम यहाँ पे अंदर की चीज़ों को बाहर निकालते हैं, कोई भी खनिज हो, कोयला हो, लोहा हो। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को जिस गहन वेधन प्रक्रिया अपनाई जाती है उससे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत अधिक जब गहराई में खनिज होता है उसको निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहा जाता है कूपकी खनन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, कूपकी खनन। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कितने प्रकार के अयस्कों को ही केवल खनिज समझा जाता है, यानी कि अयस्क का मतलब क्या होता है, जिनसे खनिज निकाला जाता है। तो टोटल कितने प्रकार के हैं, टोटल यहाँ पे 100 प्रकार की एनसीईआरटी डाटा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है अगर आप बाहर से देखेंगे तो कितने प्रकार के अयस्कों को केवल खनिज समझा जाता है, मात्र 100 प्रकार के अयस्कों को। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि विश्व लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन कौन है। जो बेसिकली आयरन ओर का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा उत्पादक है लौह अयस्क का। क्वेश्चन नंबर अगला है कि धात्विक खनिज पाई जाती है, तो जो धात्विक खनिज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। कहाँ, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में सबसे ज़्यादा खनिज की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि आयलिक चट्टान कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो अयालिक चट्टानें जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, बेसिकली वो होती हैं रूपांतरित चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश है वह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है। पर संख्या अगला है कि नोवा मुंडी, किरीबुरू और अरी किस खनिज के प्रमुख खनन है। तो देखिएगा ये यहाँ पे किस चीज़ के हैं, तो ये हो जाएगा लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए ये सब फेमस है, नोवा मुंडी, किरीबुरू, अरी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुसाविनी, राखा, घाटशिला आदि किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये देखिएगा ये खानों के नाम दिए हैं, जगहों के नाम हैं। तो मुसाविनी, राखा, घाटशिला ये तांबे के खनन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है। मात्र एक राज्य जहाँ पर सोने का खनन किया जाता है वह हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में ही सोना पाया जाता है। पर संख्या अगला है कि झरिया किसके उत्पादन के लिए बहुत फेमस। तो झरिया जो है वो कोयले के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। जो ज्वारी ऊर्जा होती है किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगी गैर परंपरागत। ठीक है, गैर परंपरागत ज्वारी ऊर्जा यहाँ पर इसका स्रोत है। पर संख्या अगला है यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक कौन सा। सबसे बड़ा जो अभ्रक उत्पादक है विश्व का वह हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या, चलिए इसका राइट आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चाइना। चाइना पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो गाइस यहाँ पे जो अगला चैप्टर है वो हो जाएगा कृषि। तो यहाँ पे कृषि नाम से एक चैप्टर है आपके 8th क्लास एनसीईआरटी में। तो प्राथमिक क्रियाओं का जो उदाहरण है वो कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिएगा जो प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण है वो कौन सा है, वो आपका जो बैंक है वो प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। किस में आता है, ये टर्सरी सेक्टर में आता है, यानी कि तृतीय सेक्टर में आता है। प्रश्न क्या अगला है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा। तो चावल सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है कहाँ पे, चाइना में। याद रखेंगे चाइना में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। प्रश्न क्या अगला देखिएगा तो कहते हैं कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है तो उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं करने से क्या होता है, मनुष्यों की आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है। प्रश्न क्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि आर्थिक क्रियाएं बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं वो कितने प्रकार की हैं,
तो वो हो जाएगा आपका टोटल 3। आर्थिक क्रियाएं टोटल 3 प्रकार की होती हैं। प्रश्न क्या अगला देखेंगे तो कहा गया कि भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है। तो भारत की जो 2/3 आबादी है, ठीक है, भारत की 2/3 आबादी वो टोटल यहाँ पर कितना है, 2/3 आबादी वो कृषि पे डायरेक्टली डिपेंड है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए कहते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की ही भरण पोषण कर पाता है, यानी कि परिवार के लिए ही इतना उगा पाता है, तो उसको कहा जाता है निर्वाह कृषि, याद रखेंगे, उसको मात्र निर्वाह कृषि कहा जाता है। प्रश्न क्या अगला है कि विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ क्या है। तो विश्व का जो सबसे जो है ना प्रचलित पूरे विश्व में, वो हो जाएगा यहाँ पे चाय। चाय जो है पूरे विश्व में बहुत अच्छे से पी जाती है, डिफरेंट हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन चाय तो चाय ही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं। जो चलवासी पशुचारण है इनमें से कौन सी प्रकार की खेती होती है, तो वो हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। कैसी हो जाएगी यहाँ पर, आदिम निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कहा गया कि विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। जो मक्का का विश्व में उत्पादक राज्य कौन सा है, वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का का या जो कॉर्न होता है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बेसिकली इसका राइट आंसर तो सभी को पता होगा कि चाय की शुरुआत हुई थी चाइना से, याद रखें कहाँ से, चाइना से चाय की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो रोटी की टोकरी के नाम से हम जो जानते हैं वो हो जाएगा प्रेरी प्रदेश, ठीक है, ये प्रेगरी नहीं प्रेरी प्रदेश होगा। तो याद रखेंगे रोटी की टोकरी के नाम से हम प्रेरी प्रदेश को जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देख लेंगे। अगले में बोला गया है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। बेसिकली जो सुनहरा रेशा है इसके नाम से हम किसे जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पटसन। पटसन जो होता है वो सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। तो आई होप जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग पटसन को देखे होंगे, वरना सभी के मन में पटसन को लेके क्या आता है कि ये तो कपास की तरह होता है, होता उसी तरीके से लेकिन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। तो ये एक बार फिर से रिपीटेड है लेकिन अच्छा प्रश्न है। तो कपास को हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। तो विश्व का कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है। पूरे विश्व में अब कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी के कटोरे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अगला और लास्ट चैप्टर इस बुक का यानी कि 8th क्लास की एनसीईआरटी का वो रहेगा आपका संसाधन, ठीक है, संसाधन। एक्चुअली ये पहला है लेकिन मैं इसको सबसे लास्ट में ला रहा हूँ, संसाधन। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन, इनमें से जो मानव निर्मित संसाधन है वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ, ये मानव के द्वारा ही बनाई जाएंगी कैंसर उपचार की औषधियाँ। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जैव संसाधन होते हैं। तो जैव संसाधन बेसिकली कौन कौन होते हैं, तो देखिएगा ये हो जाएगा जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ठीक है, जो जीवित होते हैं वो जीव जंतु जो जीवित होते हैं उन्हीं को जैव संसाधन कहते हैं। प्रश्न क्या अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अनवीनीकरण है, ठीक है, याद रखेंगे अनवीनीकरण में से कौन सा है, वो हो जाएगा पेट्रोलियम, यानी कि इसको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसको दोबारा से जो है नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। तो क्या हो जाएगा ये आपका पेट्रोलियम। बाकी सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ये सारे के सारे दोबारा प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा। जो नवीकरणीय करा जाता है, ठीक है, रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से बोला कौन सा नहीं है। तो कोयला जो है ये आपका नॉन रिन्यूएबल होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पर वैसे संसाधन जिसका एक ही बार प्रयोग संभव हो और भंडार सीमित हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा अगर ख़त्म हो गए तो आपको नहीं मिलेंगे, तो ये अनवीनीकरण कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। सभी जगह ऐसे संसाधन पाए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, सर्वव्यापक। सर्वव्यापी आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा, मतलब पूरे विश्व में हर जगह हर कहीं ब्रह्मांड तक की बात करें। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वैसे संसाधन
जिसकी मात्रा ज्ञात हो, वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं, वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं? तो क्या हो जाएगा वो तो आप सभी को पता है, ये आपके हो जाएंगे वास्तविक संसाधन। ठीक है, तो वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? इनकी मात्रा हमको ज्ञात है और हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? जो निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? वो होते हैं स्थानीय। यानी कि अगर आपके आसपास ही कोई चीज़ पाई जाती, कहीं और नहीं पाई जाती, क्या कहेंगे? तो स्थानीय है हमारा। प्रश्न क्या अगला है कि प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रश्न क्या अगला हो जाएगा कि प्रौद्योगिकी संसाधन है, तो इनमें से जो प्रौद्योगिकी संसाधन कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित जो है वो प्रौद्योगिकी संसाधन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो अजैव जो संसाधन होते हैं, मैंने बोला था कि जीव जो होते हैं जैव और निर्जीव हो जाएंगे कि जैव जो जीवित होते हैं और अजैव जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। प्रश्न क्या अगला है कि निम्न में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? अब इसमें से स्थानीय संसाधन कौन सा नहीं है? तो वो जल हो जाएगा। जल क्या होता है? आपको पूरे सर्वव्यापी मिलेगा पूरा। ठीक है, पूरे कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन जो लोहा, अभ्रक, मैग्नीज है ये आपको कहीं कहीं मिलेगा जहाँ पर इसका और जो खान होगी। क्वेश्चन नंबर अगला है, तो मानव संसाधन स्वयं में एक, तो मानव संसाधन स्वयं में एक क्या है? तो वो हो जाएगा संसाधन। ठीक है, मानव संसाधन स्वयं में एक संसाधन है। तो राइट आंसर हो गया आपका सी वाला। तो गए देखिए, हमने यहाँ पर एनसीईआरटी एट्थ क्लास की हमने पूरी ख़त्म कर ली एमसीक्यू के फॉर्म में। तो अगर आपको मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। तो ज्योग्राफी के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं, तो चलिए देख लेते हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे, तो पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सबसे छोटा है? ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की, जो सबसे छोटा है ना वो हो जाएगा लक्षद्वीप। याद रखेंगे, लक्षद्वीप जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि सुंदरवन या फिर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो देखिएगा, तो ये होंगे आपके कहाँ पर? डेल्टा, जो आपका डेल्टा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में क्यों ये पाए जाते हैं? क्योंकि देखिए वहाँ पर जो गंगा का मतलब वहाँ समाप्त होती है। ठीक है, गंगा और ये जो नदियाँ आपस में मिल जाती हैं आके, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अवसाद जो लेकर आती हैं वो इकट्ठा हो जाता है, और वो अवसाद इतना ज़्यादा उपजाऊ होता है कि वहाँ पर एक जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा नाम से जाना भी जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले प्रश्न में कहते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? अब हीराकुंड बांध की खासियत ये है कि सबसे लंबा बांध है ये। ठीक है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। तो ये कहाँ पे है? ये महानदी में है। याद रखें कहाँ पे? महानदी में ये बांध बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत आयरन, चलिए पूरा दिखाता हूँ, तो कौन सा एकीकृत आयरन इंस्टॉलेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता? अब जिसके यहाँ पे कह सकते हैं जो सेल के अंतर्गत नहीं आता है, तो देखिएगा इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जमशेदपुर हो जाएगा। जमशेदपुर सेल के अंतर्गत नहीं आता है। अगर देखें भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके सेल के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध कौन? अब रावी नदी पर एक बांध बनाया गया, ये सब स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्टली स्टैटिक जीके में आता है। अब रावी नदी पर जो बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध है वो कौन सा हो जाएगा? रणजीत सागर बांध। कौन सा? रणजीत सागर बांध इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पर कि तापीय विद्युत परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से सही ढंग से मेल खाता है। अब जो यहाँ पे सही सुमेलित किया गया है वो देख लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, अगर पहले की बात कर लेंगे तो कोरबा उत्तर प्रदेश ये गलत है। सही क्या है? सही आपका है कवास गुजरात। ठीक है, कवास गुजरात ये आपका सही हो जाएगा। ये सही सुमेलित है। ये तापीय विद्युत परियोजना जो कवास है वो कहाँ पे? वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि पूर्वी भारत के सुंदरवन इसका उदाहरण। अब सुंदरवन की हमने फिर से बात करी, तो सुंदरवन में हमने क्या कहा था कि मैंग्रोव वन वहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वहाँ का जो इकोसिस्टम होगा बेसिकली वो क्या होगा? मैंग्रोव इकोसिस्टम होगा। तो पूर्वी भारत के सुंदरवन इसका उदाहरण है मैंग्रोव इकोसिस्टम के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से
कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम भारत से नहीं होता है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेते हैं तो इसमें आपको 32,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 450 एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया टेस्ट टू सिलेक्शन सेल इसमें लाइव हो, 399 के एक्चुअल प्राइस है। अगर आप में कूपन कोड विकास यूज़ करेंगे तो आपको 360 रुपये का ऑफ मिल जाएगा। तो अभी जाकर इसको ज़रूर ले लीजिए। एग्ज़ाम के लिए इनरोल होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 52 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, 10 फुल टेस्ट मिल जाएंगे और 9 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पास को ले सकते हैं। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में सही नहीं है? अब प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये कौन सा सही नहीं है इसमें वो देखेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पेंच जो है ये गढ़वाल में नहीं है। ठीक, याद रखेंगे पेंच कहाँ है, ये गढ़वाल में नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, बाकी सारे हैं जो आपके मैच करते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी भारत का मतलब क्या है, जैसे ये भारत, तो ये नीचे जो प्रायद्वीप जो पठारी क्षेत्र है बेसिकली इसकी यहाँ पर बात करते हैं। अब उत्तर में अगर आप आएंगे, ठीक, उत्तर में क्या होता है, यहाँ पर आपको गंगा मैदान मिल जाता है। ठीक, जो नदियों का बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो ये आपका प्रायद्वीपी पठार नीचे वाला पूरा एरिया होता है। तो प्रायद्वीपी पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी है सबसे लंबी नदी है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिजोरम की सीमा नहीं लगती है? अब मिजोरम की जो सीमा है वो नहीं लगती है, किस क्षेत्र में नहीं लगती है? तो अगर आप थोड़ा सा मैप में देखेंगे तो क्या होगा, मिजोरम की जो सीमा है वो नागालैंड से नहीं लगती है। कहाँ से? नागालैंड से नहीं लगती है मिजोरम की सीमा। ठीक है, बाकी नागालैंड के बारे में जानना जरूरी है कि यहाँ पे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ की जो एक जनजाति पाई जाती है नागा, ये कहाँ पाई जाती है? नागालैंड। यहाँ की इंग्लिश जो है वो उनकी मतलब कह सकते हैं इनकी राजभाषा है इंग्लिश। ठीक है, इनकी वहाँ पे इस मतलब नागालैंड की जो भाषा है वो इंग्लिश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का भारतीय क्षेत्र उद्गम नहीं है? अब इनमें से एक और नदी क्षेत्र है जिसका जो उद्गम जहाँ जिसका होता है वो भारत में नहीं होता है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? घाघरा। घाघरा जो इसका राइट आंसर होगा, इसका भी उद्गम क्या है, ये भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। तो चलिए अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं कि भारत में कौन सा शहर बिजली उत्पन्न के लिए नगर पालिका कचरे का उपयोग करने वाला पहला शहर बन गया? ठीक है, नगर पालिका का जो कचरा है उसको ही उपयोग करने वाला जो पहला शहर बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में ऐसा काम किया जा रहा है जिसमें क्या है कि चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा वहाँ का जितना कचरा है ना उसको रिसाइकिल करके बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इनोवेटिव उनका आइडिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में अधिकतम मैंगनीज का उत्पादन करता है? ठीक, अधिकतम मैंगनीज का उत्पादन कौन करता है? वो हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा में है सबसे ज़्यादा मैंगनीज का भंडारण। आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि भारत में पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत स्टील प्लांट कौन सा है? पहला तट यानी कोस्टल एरिया का जो आधुनिक एकीकृत स्टील प्लांट है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मैंगलोर। कौन सा? मैंगलोर इसका राइट आंसर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं यहाँ पर गुजरात भारत में नमक पानी का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि, ठीक है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन है वह क्योंकि इसमें व्यापक सूखा तट है। बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा सूखा तट यहाँ पे पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज सूखा है तो कल गीला हो जाएगा, वहाँ पे पानी आ जाएगा, नहीं। इसी वजह से गुजरात में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन भी किया जाता है। और गांधी जी का तो फेवरेट है गुजरात क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बहुत ही राजनीतिक और यहाँ पे जो कह सकते हैं राष्ट्रवादी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? अब यहाँ पे देखिए तो कहते हैं कौन सी जोड़ी इसमें गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो आपका हो जाएगा यहाँ पर सबरी गिरी योजना जो है ना ये गुजरात में नहीं है। ठीक है, सबरी गिरी योजना ये गलत है। बाकी कोयना महाराष्ट्र में, सावती कामकाट और वाली मेला प्रोजेक्ट ये उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि तटीय
आंध्र प्रदेश उड़ीसा में अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या चीज़ें आती हैं, तो अभी देखिए अभी कुछ दिन पहले आया था, क्या क्या था, चक्रवात आया था। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं दामोदर नदी को सौरो ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का दुख क्यों कहा जाता है। दामोदर नदी को क्यों क्यों कहा जाता है, अब सिंपल सी बात है। अब कोसी को कहा जाता है बिहार की, तो बाढ़ आने के कारण अक्सर वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, इसी वजह से इसका दुख कहा जाता है, सौरव बंगाल कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत में लोहे का उत्पादन लागत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि ठीक है भारत में जो लोहे का उत्पादन लागत है वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। इसकी वजह जानते हैं क्या, इसकी वजह हो जाएगी यहाँ पर कोयला और लौह अयस्क एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोयला और लौह अयस्क एक ही क्षेत्र, मतलब क्या कह सकते हैं, साथ साथ भी मिल जाते हैं कभी कभी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसी यहाँ पर तुलना में काफ़ी कम है, लागत यहाँ पे कम लगती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं, अगले प्रश्न में बात कर लेंगे तो कहते हैं कि सरदार सरोवर बांध नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक, सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, ये हो जाएगा सरदार सरोवर। ये स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ज्योग्राफी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पे कि लोहे और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीक सहयोग से विकसित किए गए हैं। लोहा और इस्पात उद्योग जो है ना, ये जर्मन तकनीकी सहयोग से कौन सा यहाँ पे प्लांट है, तो वो हो जाएगा राउरकेला। कौन सा, राउरकेला जो है ये जर्मन तकनीक के साथ लगा हुआ है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, इनमें से कौन सी नहर है जो एक पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो देखिएगा क्या हो जाएगी, ईडन नहर। ठीक है, ईडन नहर, आप देखें ईडन गार्डन है ना, ईडन गार्डन कहाँ पे है, कोलकाता में, तो ईडन को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कोलकाता तो है ही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उप क्षेत्र तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है। ठीक, इनमें से देखिए एक उप क्षेत्र है जो तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है, तो याद रखेंगे जो आपकी अरावली हो जाए। अरावली क्या है, अरावली जो पहाड़ियाँ हैं ना, विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियों में मानी जाती हैं। इनको क्या कहा जाता है, ये मतलब पूरी जर्जर हो चुकी हैं। ये आपका जो पठार क्षेत्र का नहीं हिस्सा है, बल्कि अपने उत्तर क्षेत्र का ही, जैसे राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली तक जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के युद्धपोत बनाता है। अब इनमें से कौन सा एक शिपयार्ड है जो भारतीय नौसेना के युद्धपोत बनाता है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर बेसिकली क्या होगा, गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता। क्या होगा, गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता के द्वारा इसको बनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि टिहरी बांध निम्न में से किस नदी से पानी प्राप्त करता है। एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, ये किस नदी से पानी प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर भागीरथी। क्या, भागीरथी से ये अपना पानी प्राप्त करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि गंगा नहर किस राज्य में है। ठीक है, जो गंगा नहर है ना, ये किस राज्य में स्थित है, तो सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में है गंगा नहर, याद रखेंगे। चलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए तो कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे जरूर। तो कहते हैं 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियाँ दी गई थी। अब 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कब समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, सिंधु नदी वाला। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इसमें कौन सी नदियाँ जो भारत और पाकिस्तान को दी गई थी, तो यहाँ पे देखिए जो भारत को दी गई थी उसमें थे यहाँ पे सतलज, ब्याज और चिनाब। ठीक है, कौन सी थी, सतलज, ब्याज और चिनाब। फिर यहाँ पे देखिए कहते हैं पाकिस्तान को कौन सी दी गई थी, झेलम, रवि और सिंधु। कौन सी, झेलम, रवि और सिंधु ये नदी दी गई थी। तो 1960 का राइट आंसर क्या होगा, आपका 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि इन सभी में कौन सी दुनिया में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है। ठीक है, दुनिया का सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला जो बांध है वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पे भाखड़ा बांध। ठीक है, कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध कह सकते हैं इसको, ऊंचा बांध भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं तो कहते हैं कि भारत के सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। ठीक है, भारत की जो सबसे लंबी सिंचाई नहर वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे कह सकते हैं कि ना ऊंची माफ़ कीजिएगा, सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है, इसको बनवाया गया था बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि
इनमें के कौन सा भारत के पश्चिमी तट का एक हिस्सा नहीं है। भारत का जो पश्चिम वाला तट है, ठीक है, ये हमारा इंडिया हो गया। जो पश्चिम वाला तट है कौन सा, ठीक है, ये वाला हमारा जो तट है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका तूतीकोरन। तूतीकोरन क्या है, ये हिस्सा नहीं होगा। बाकी अगर कोच्चि देखे तो केरला में पड़ जाता है, फिर आपका मार्मा गोवा ये आपका बेंगलोर में है, और यहाँ पे नानासोवा ये भी आपका इधर पश्चिमी तट में ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है। गिर किस लिए फेमस है, सभी को पता है, एशियन टाइगर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एशियन लायन के लिए है, ठीक है। तो गुजरात इसका राइट आंसर है। गिर कहाँ पे, गुजरात में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अब एक यहाँ पे नेचुरल बंदरगाह नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो वो कौन सा होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई। चेन्नई एक प्राकृतिक नहीं है बल्कि एक कृत्रिम है। इसको कहा गया है, इसको बनाया गया है, मैन मेड है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जादू घोड़ा के खाने क्यों प्रसिद्ध हैं, ठीक है। एक खाने हैं जिसका नाम है जादू घोड़ा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हो जाएगी यूरेनियम के लिए। किसके लिए, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी खाने, जादू घोड़ा की। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ठीक है। अब अगले में देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर कि क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वनों का सबसे बड़ा कवरेज है, ठीक है। अब वनों का सबसे बड़ा कवरेज कहाँ पे है, सभी को पता होगा, वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं पूरे इंडिया में। अगर परसेंटेज के बेसिस पे बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है। परसेंटेज पे बात कर लेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ पाया जाए, मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु की नहीं है। अब इसमें से एक जल विद्युत परियोजना जो है वो तमिलनाडु की नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी, इडुक्की। कौन सी, इडुक्की परियोजना जो है ये तमिलनाडु की परियोजना नहीं है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं निम्नलिखित में से जो कौन सा उद्योग मुंबई बंदरगाह के लाभार्थी नहीं है, ठीक है, लाभार्थी है, ठीक है, ये याद रखेंगे। कौन सा उद्योग मुंबई बंदरगाह के प्रमुख लाभार्थी, ये पूछा गया है, ठीक है। ये क्या होगा, सूती कपड़ा और पेट्रो रसायन उद्योग जो है ना मुंबई में सबसे ज़्यादा चलता है। क्या, सूती कपड़ा और पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई में सबसे ज़्यादा चलता है। तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। अब जो पश्चिम बंगाल है ये कितने देशों के साझा करता है, तो ये हो जाएगा आपका 3। कौन सी, 3 कंट्रियों के साथ ये पश्चिम बंगाल जो है अपनी सीमाएं साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है। कौन सी, नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना जो स्थित है वो कहाँ पे हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ, जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर आपको नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, ठीक है। जो एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका तिब्बत से कैलाश पर्वत से, ये आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों से लगती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा जो है कितने देशों से लगती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 देशों से लगती है। शायद ये रिपीटेड है, चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्नों की ओर चलें। तो चलिए ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर चलते हैं, यानी कि भूगोल के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा तो पहला प्रश्न कहता है कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, तो आपके एग्जाम में यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक आपदा प्रबंधन का चैप्टर है, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जरूर। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, भौतिक। यहाँ पे भौमिक लिखा है, कोई बात नहीं, तो भौतिक इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। अब इसमें से देखेंगे कि जो एक भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है वो कौन सी हो जाएगी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा मानव शास्त्र, ठीक है। मानव शास्त्र जो है ये एक भूगोल की शाखा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नांकित में से कौन जैवमंडल में सम्मिलित है, ठीक है। जैवमंडल में कौन से सम्मिलित होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी जीवित जीव, ठीक है। जैवमंडल की अगर बात कर लेते हैं तो जितने भी जीव हैं ना, जीवित, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं जैवमंडल में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, अजीव का मतलब क्या होता है, जो निर्जीव है। क्वेश्चन नंबर 4 में कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कौन सा है, तो वो देखेंगे मीथेन। और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, CO2। तो आपका इसका राइट आंसर जो ऑप्शन के हिसाब से है वो होगा यहाँ पे मीथेन।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागानी। ठीक है, जितनी भी बागानी फसलें, बागाती लिखा है, तो बागानी फसलें जितनी भी होती हैं वो लेटराइट मिट्टी उनके लिए बहुत ही आवश्यक होती है, जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है। ठीक है, भारत का जो कौन सा राज्य है जहाँ पर बाढ़ सबसे अधिक आती है, तो याद रखेंगे आसाम। आसाम में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि पृथ्वी अपसौर की स्थिति कब देता है। ठीक है, जो पृथ्वी है ना ये उपसौर, अपसौर नहीं, उपसौर की स्थिति कब देता है, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा जनवरी। जनवरी जो है आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ये उपसौर की स्थिति देता है, कब होता है, 3 जनवरी को। याद रखेंगे 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पर नजर डालिए तो कहते हैं कि नदी के मुहाने पर बनने वाली जो संकीर्ण गहरी घाटियां होती हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, नदी के मुहाने पर संकीर्ण और गहरी घाटियां बन जाती हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, ज्वार नदीमुख। वो क्यों, क्योंकि वहाँ पे धारा जो प्रवाहित होती है बहुत तेज से आती है। अब जैसे खेत वगैरह में पानी लगाइए तो उससे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सी मतलब जो है जगह हो जाती है, ठीक है, गुफा टाइप की। तो इसी तरीके से नदियों में भी बन जाती हैं संकीर्ण घाटियाँ, तो उनको ज्वार नदीमुख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि शीतोष्ण क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, जो शीतोष्ण यानी ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर किस तरीके की वर्षा होती है, तो हो जाएगी चक्रवाती। कौन सी, चक्रवाती वर्षा वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है शीतोष्ण कटिबंधों में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए जो सबसे अधिक पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब मत चलिएगा। इसमें देखिए विश्व में सर्वाधिक जो लवणता है वो टर्की की वान झील है, जिसमें क्या होता है 333 प्रति हजार मिलती है। ठीक है, इतनी यहाँ पे उसकी वैल्यू होती है टर्की की वान झील में। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बेसिकली वान झील होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन अलग लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो इसमें कहते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वो कहाँ बहती हैं, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो ये हो जाएंगी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहाँ पे, पूर्व की पश्चिम की ओर ये बहती हैं नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। अब दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी, तो 13 का राइट आंसर होगा आपका गोदावरी। गोदावरी नदी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं पृथ्वी के क्रोड पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं। जो पृथ्वी का क्रोड होता है वहाँ पर जो सबसे 2 पदार्थ पाए जाते हैं वो होते हैं निकेल और लोहा। कौन सा, निकेल और लोहा। ठीक है, इसीलिए इसको नेफा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। बेसिकली यहाँ पे अगर पृथ्वी की त्रिज्या पूछ लीजिए आपसे तो क्या बताएंगे आप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6370 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस कितनी है, तो 6370 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पर कि चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है। ठीक है, चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाएगा, तो ये होता है अपक्षय। ठीक है, अपक्षय का मतलब एक बड़ी चट्टान जो होती है ना वो टूट जाती है धीरे धीरे, तो अपने स्थान पे गिर जाती है, तो यहाँ पे इकट्ठा होती रहती है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोसेस को कहते हैं अपक्षय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। अब क्षेत्रफल में भारत से बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना। और भारत कौन से स्थान पे पूरे विश्व में, भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। ठीक है, 7वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखें तो कहते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैव विविधता का जो संरक्षण है वह किसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो क्या हो जाएगा, सभी जीवधारियों के लिए। किसके तरह, सभी जीवधारियों के लिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, मृदा में जो ऊपरी परत है उसके ह्रास का जो मुख्य कारण है, फिर उसके नुकसान होने का जो मुख्य कारण, उसके क्षरण होने का जो मुख्य कारण है वो वायु अपर्दन होता है। ठीक है, क्या होता है, वायु अपर्दन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वो कहाँ पे होती है, तो सभी को बताएं मार्सिन नाम कहाँ पे होती है, मार्सिन नाम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये करेक्ट आंसर हो गया, ये कहाँ पे है, मेघालय में है। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखते हुए कहते हैं कि भारत के किस राज्य के जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। ठंडियों के दिनों में वर्षा कहाँ पे होती है, तो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ना ये सामान्य जो मानसून होता है जिससे पूरे भारत में वर्षा प्राप्त होती है लगभग वो तमिलनाडु में उससे वर्षा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। तो ये जाड़े के मौसम में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला
क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो क्या कहता है कि एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडलीय की अवस्था को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक विशेष समय की बात कर रहे हैं तो देखिएगा, अगर विशेष समय की बात हो रही तो उसको मौसम कहते हैं, अगर किसी लंबे समय की बात कर रहे हैं तो उसको जलवायु कहते हैं। तो इसमें बहुत ही कम लोग अंतर समझ पाते हैं। तो बेसिकली जलवायु मौसम में अंतर ही होता है, किसी एक निश्चित समय पर अगर आप देखेंगे कि इसमें इस समय क्या चल रहा है, वायुमंडल की अवस्था क्या है, तो उसको मौसम कहते हैं। और जैसे कह नहीं देता कि यहाँ पर अब जैसे 6 महीने के लिए क्या है, ठंडी आई, तो बताएं कि जलवायु जो वहाँ की इस समय ठंडी चल रही है। तो ये इस तरीके से जलवायु मौसम में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसमें कहते हैं कि मानसून किस भाषा का शब्द है। बेसिकली जो मानसून है वो किस भाषा का शब्द है, तो 4 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके लिए, वो हो जाएगा अरबी। ठीक है, अरबी है जो भाषा का शब्द है, मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा। ठीक है, उत्तर पश्चिम मानसून से जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है वो कौन सा हो जाएगा, तो सभी को पता है, अभी हमने बताया तमिलनाडु इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक सबसे ज़्यादा होती है। ठंडी की बात करें तो कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, अभी हमने बताया तमिलनाडु। तमिलनाडु है कहाँ पे, ऑप्शन के हिसाब से अगर चलें तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कोरोमंडल तट। कहाँ, कोरोमंडल तट में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ठंडियों के महीने में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पर कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं। ठीक है, अब दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं, कोलकाता भी स्थित है और यहाँ पे चेन्नई भी, लेकिन चेन्नई का तापमान जो है हमेशा अधिक रहता है, वहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती है। तो इसका रीज़न जानते हैं क्या, इसका रीज़न होता है चेन्नई जो है वो विषुवत रेखा के अधिक समीप है, मतलब 0 डिग्री रेखा या फिर भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक में है। जैसे अब पृथ्वी है, पृथ्वी की यहाँ पे बीच से निकलती है ना, तो यहाँ से अपने नज़दीक से होने का मतलब ये है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है हमेशा सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो कहते हैं यहाँ पर कि भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। ठीक है, भारत के अगर पश्चिमी तट की बात कर लेंगे तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, तो ये आपका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ की वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, तो कहते हैं कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती मानसून का जो अधिक प्रभाव है किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ, तमिलनाडु में है प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, अक्टूबर में जो गर्मी है उस वहाँ जो अक्टूबर में गर्मी होती है इसका जो प्रमुख कारण क्या होता है, वो होता है उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। क्या होगा, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान जो होता है, ये आपका राइट आंसर है, इसीलिए इसकी गर्मी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित है। अब भारत में कौन सा मरुस्थल है, सभी को पता है थार मरुस्थल जो है भारत में कहाँ पे है, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, सहारा कहाँ पे, या अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला कहता है मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। मानसून निवर्तन से बात कर लेते हैं, सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है चेन्नई में। कहाँ, चेन्नई में होती है मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पूरे भारत की अगर बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून, कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून से ये वर्षा प्राप्त करता है पूरा भारत। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुराना सूखा स्थान है। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है, तो 14 में देखिए ये आपको हो जाएगा लेह। लेह जो है ये एक सूखा स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तटों में जो ग्रीष्म काल होता है उसमें सबसे अधिक उच्च वर्षा होती है, किस कारण होती है, हो जाएगी उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। किसके कारण, उच्च कटिबंधीय अवस्थी के कारण। तो देखिएगा यहाँ पर हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अप्रॉक्स 85 क्वेश्चन किए हैं। तो 85 में से आपने स्कोर कितना किया है हमको कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।